हेलो फ्रेंड्स, गणेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। तो टेंसेस को समझने से पहले मैं आपसे कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात ये कि ये सबसे बेसिक लेक्चर होगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से होगा। और अगर मुझे इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इसकी मैं फर्दर भी वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है। तो आज मैं इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में बातें करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस को समझने से पहले एक टाइम लाइन को ज़रा समझ लीजिए। टाइम लाइन में ये आपका हो गया प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान काल। बीता हुआ कल जो बीत चुका है वो हो जाएगा पास्ट, और आने वाला कल हो जाएगा फ्यूचर, ठीक है। तो प्रेजेंट में अभी आप मौजूद हो, आपका जो बीत चुका वो सब पास्ट, और जो आने वाला कल है वो आपका फ्यूचर हो जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। तो जो टेंसेस होंगे पास्ट और परफेक्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीन तरह के ही आपको टेंसेस मिलते हैं, ठीक है। फर्दर इनके सब टाइप्स होते हैं वो बताऊंगा अभी। अब दूसरी बात, कोई भी सेंटेंस बनाने की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर कौन सी होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर कोई वस्तु भी हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। जो काम कर रही हो, जो एक्शन परफॉर्म कर रही है, जो काम कर रही है। ऑब्जेक्ट अगेन नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो या फिर एक्शन होने से जिस पर फ़र्क पड़ता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसे ज़रा समझ लेते हैं। जैसे सचिन हो गया। सचिन हिट्स द बॉल। सचिन हिट्स द बॉल। सचिन ने सचिन बॉल मारता है, वैसे बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप कमेंट्री सुन रहे होते हैं ना, कमेंट्री क्रिकेट की, तो उसमें इस तरह से इंडेफिनिट का इस्तेमाल करा जाता है कि सचिन ने बॉल को हिट मारा। चलिए वो बात की बात है, अब इस पर आ जाइए। सब्जेक्ट, सचिन क्या है? एक नाउन है। मैंने क्या बताया? अभी मैंने नाउन सिखाया नहीं, लेकिन सिखाऊंगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए, नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम। वस्तु में क्या हो जाएगा? वस्तु तो इतनी बड़ी चीज़ है, मतलब उसमें तो आप कुछ भी डाल लीजिए, भावनाएं डाल लीजिए उसके अंदर, इमोशंस, यानी कि उसके अंदर और क्या, टेस्ट डाल लीजिए उसके अंदर, और क्या डाल लीजिए उसके अंदर, दूसरी दूसरी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप छू भी नहीं सकते, वो भी चीज़ें किसमें आती हैं? वस्तु में आ जाती हैं। स्थान आपको पता ही है, व्यक्ति भी आपको पता है, उनके जो नाम होते हैं उनको नाउन बोलते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि नाउन का मुझे इस्तेमाल नहीं करना, तो नाउन की जगह मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या होता है? वो ऐसे ही नाउन या प्रोनाउन से मिलकर बना होता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन भी होगा, ठीक है। तो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो कहलाएगा मेरा सब्जेक्ट। अच्छा, ये जो सचिन ने करा, सचिन ने क्या करा? सचिन ने हिट करा है। तो हिट क्या हो गया? एक्शन क्या हो गया? वर्ब हो गई, जो काम करा है। अच्छा, हिट किसको करा? हिट होने पर किसको फ़र्क पड़ा? तो वो है बॉल, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये समझ हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जितने भी टेंसेस होंगे, जब उनके सेंटेंसेस बनाएंगे तो इस सबसे बेसिक स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करेंगे। अब फर्दर एक और चीज़ को ज़रा समझ लो कि वर्ब भी दो तरह की होती है, मुख्यतः दो तरह की होती है, जो भी हम देखने वाले हैं टेंसेस का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। पहली होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ नया चीज़, कोई नया टर्म आ गया, नहीं, नया टर्म नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ही है। हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग लग रहा है, तो इसका जो काम होता है वो होता है हेल्प करना। किसका? मेन वर्ब की हेल्प करना एक मकसद होता है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। इन्हीं से सभी टेंसेस हम बनाकर देखेंगे। क्लियर है इतना कि हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आ जाते हैं किस पर, सब टाइप्स पर आ जाते हैं। तो कितने सब टाइप्स होते हैं? चार तरह के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका इनडेफिनिट, दूसरा हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस। फिर आ जाएगा परफेक्ट, फिर आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो ये चार तरह के सब टाइप आपको देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का आप इस्तेमाल करने जा रहे हो अपने टेंसेस में सेंटेंसेस बनाने के लिए, ठीक है। तो ज़रा इसको देख लेते हैं। इनडेफिनिट में ज़रा देख लेते हैं। इनडेफिनिट में चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? फर्स्ट फॉर्म का।
पास्ट में सिर्फ सिंपल पास्ट में तो होता है इस्तेमाल सेकंड फॉर्म का, सिर्फ सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट मतलब कैसा कि जो ना तो प्रश्नवाचक हो और ना ही नकारात्मक हो, ना नेगेटिव भी ना हो, ना इंटेरोगेटिव हो, तब तो लगाएंगे सेकंड फॉर्म। इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए ना, इसके अलावा मतलब ना तो वो इंटरोगेटिव हो ना वो नेगेटिव हो, तो वो बचता है सिर्फ और सिर्फ सिंपल वाला। तो सिंपल में तो लगेगा सेकंड, और सिंपल के अलावा अगर कुछ भी आ जाए यानी कि क्वेश्चन वाला आ जाए या फिर नेगेटिव वाला आ जाए, तो उसमें भी क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ये होता है पास्ट का फंडा। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? तो पास्ट इंडेफिनिट अकेला ऐसा सेंटेंस होता है सिंपल वाला जिसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज किसी भी सेंटेंसेस में, किसी भी टेंस में आप सेकंड फॉर्म की, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, देखिए वर्ब जो होती है मुख्यतः जो मानते हैं हम उसको मानते हैं, वैसे तो 5 प्रकार की बोली जाती है, लेकिन जो हम करने वाले हैं यूज़ वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का ही है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का ही इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट और फ्यूचर में और पास्ट के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में यूज़ होती है फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंपल हो जाए पास्ट तो होती है सेकंड फॉर्म का। दोबारा ज़रा सुन लीजिए, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है इंडेफिनिट में, हमेशा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, वो होता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल सेंटेंस में उसने खाया, उसने पढ़ा, उसने लिखा, ठीक है, तो उसमें कहा जाएगा ही ईट, ही रेड। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस बन जाएंगे, तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर अगर सवाल कर लिया जाए डिड ही ईट, क्या उसने खाना खाया, तो डिड ही ईट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टीन्यूअस की। कॉन्टीन्यूअस चाहे कोई सा भी हो, सभी में फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट भी बड़ा सिंपल सा है, थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे आपका प्रेजेंट हो। फिर पास्ट, अब अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तब क्या होगा, देखिए अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, चलिए पहले बता ही देता हूँ इसको। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दो तरह की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला बना है परफेक्ट और दूसरा कॉन्टिन्यूस, यानी इसमें परफेक्ट का भी कुछ ना कुछ रोल होगा और कॉन्टिन्यूस का भी कुछ ना कुछ रोल होगा। तो कॉन्टिन्यूस में देखा, हमने देखा था कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लग रहा था, तो इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगा और हर किसी में लगेगा। अब यहाँ पर एक समस्या पैदा हो गई। समस्या ये पैदा हो गई कि अगर आप देखो गौर से, तो इन सब में तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा था, इन सब में तो सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा था। नीचे वाले में फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इसमें भी यूज़ हो रहा है और इसमें भी यूज़ हो रहा है, यानी मोटे तौर पर तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है और उसमें आई एन जी लग रही है, दो में कॉन्टिन्यूस में लग रही है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी। तो इनमें डिफरेंस फिर क्या रह जाएगा, ये सवाल तो मन में आना चाहिए कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना ताकि डिफरेंस दिखाई दे। तो मैंने जो आपको बताया था कि कोई भी जो आपका सेंटेंस होता है उसकी सिंपल स्ट्रक्चर क्या होती है, सिंपलेस्ट क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। अच्छा मेन वर्ब तो मैंने आपको बता दी कि आई एन जी लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे, तो यहाँ तो कोई अंतर दिखेगा नहीं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जहाँ पर होगी उस हेल्पिंग वर्ब में हम थोड़ा सा अंतर करके, यानी वो अलग हो जाएंगी, उस वजह से वो जो पूरा टेंस है वो अलग हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस तरह से एक बड़ा रोल निभाने वाली है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डिड। कौन सी होती है? डिड। प्रेजेंट की बात करें तो इसकी दो होती हैं हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब जब होगी ना, जब मैं कराऊंगा इस पर टेंसेस को, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को अलग अलग, तब मैं सब बताऊंगा कि डू डज कहाँ पर आया, कहाँ पर डू लगेगा, कहाँ पर डज लगेगा। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि दो तरह की हेल्पिंग वर्ब लगती है इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू और डज। फ्यूचर में शैल और विल, शैल और विल, यानी कि किसी में शैल लगेगा किसी में विल लगेगा, दो तरह की होगी। आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो दो तरह के होंगे आपके हेल्पिंग वर्ब, वॉज या फिर वर। याद रखिए वाज मत बोला करिए, इसे वॉज बोला जाता है, वॉज या फिर वर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हम करें तो क्या हो जाएगा, इज आर एम, इज आर एम, इस तरह यहाँ पर वॉज वर था।
तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज़ आर एम। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो शैल, ऊपर से तो शैल और अभी आ रहा था और विल भी आ रहा था, बस बी और लगा दो उसके आगे, काम हो गया। ये दो तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। जो अंतर शैल और विल में था वही अंतर शैल बी और विल बी में भी रहेगा। उसी तरह से जो अंतर आपका डू और डज में था, अच्छा वो तो डू और डज में रहेगा, वो तो आगे जो बताऊंगा मैं आपको और कहाँ पर उसका अंतर दिखने वाला है। इज़ आर एम ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इज़ आर एम आपको पता चल जाएगा। ही शीट के साथ इज लगता है, यू के साथ आर लगता है, ठीक है, और वी के साथ भी आर लगता है, आई के साथ एम लगता है, ठीक है। इसी तरह से आपका हो जाएगा ही शीट के साथ वॉज लग रहा है, और आई के साथ भी वॉज लग रहा है, और यू के साथ वी के साथ वर लगता है, ठीक है। शैल भी विल भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे आई के साथ है, आई के साथ शैल भी लगता है, शैल लगता है, ठीक है। अगर सिंपल वाली बात हो, सेंटेंस को बड़ा प्यार से बताना हो, कैसा मैं करूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, तो आई के साथ शैल लगता है, और ही शीट के साथ क्या लगता है, विल लगता है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब एच फैमिली। एच फैमिली आपको ग्रामर में टर्म नहीं मिलेगा, ये खाली आपको समझाने के लिए। एच फैमिली में क्या होता है, हैज़, हैव, हैड आते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे कह रहा हूँ तो मान लीजिए, बस इसको मैंने नाम दे दिया एच फैमिली, ठीक है। तो हैड किस में आता है, पास्ट में। और मैं बात करूँ किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो उसमें दो तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं अगेन, हैज़ और हैव, ठीक है। और आपकी फ्यूचर की बात हो तो शैल, हैव और विल हैव, शैल हैव और विल हैव, तो इसमें ये दो तरह की हेल्पिंग वर्ब आ गई। क्लियर इतना। अब सबसे आखिर वाले पे आ जाओ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किससे बना, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस से। तो परफेक्ट में क्या होता था, परफेक्ट वाला हिस्सा आ जाएगा एच फैमिली का, यानी कि हैड। अच्छा, और हेड के साथ एक और चीज़ लग जाएगी, बिन। इसको बीन मत बोला करो, इसे बिन बोलेंगे, हैड बिन, हैड बिन। और फिर कॉन्टिन्यूस का क्या हिस्सा, कॉन्टिन्यूस का वही वाला हिस्सा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैज़ बिन या फिर हैव बिन, और प्लस क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी रही, यही दो हेल्पिंग वर्ब रही। जैसे इसमें हैड बिन थी, उसी तरह से हैज़ बिन और हैव बिन क्या हो जाएंगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो इसमें क्या हो जाएगा, शैल हैव बिन, विल हैव बिन, और प्लस का फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। तो इसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात। इसमें भी एक पॉइंट और रह गया, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको 95% केसेस में समय का जिक्र ज़रूर मिलेगा। यानी आपका जो काम हो रहा होगा वो कभी ना कभी शुरू भी हुआ होगा और शुरू होने के बाद ख़त्म भी होगा। तो दो तरह के केसेस बनते हैं। पहला वो जब आपको पता हो शुरुआत कहाँ से हुई, पहला वो जब आपको पता हो कि शुरुआत कहाँ से हुई। अगर ये आपको पता कि शुरुआत कहाँ से हुई तो सिंस लगा दो आंख बंद करके। जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो मुझे पता चल गया ना कब से पढ़ रहा है, मुझे नहीं पता कब तक पढ़ा, ठीक है, बस मुझे पता कब से पढ़ रहा है तो मैं सिंस लगा दूंगा। तो अगर ये पता चल जाए कि शुरुआत कहाँ से हुई, ये पता है सेंटेंस में, तो सिंस लगा दो। और अगर ये ना पता हो शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ पर हुआ, लेकिन ये पता हो कितनी देर चला, तो फॉर लगा दो। मेरी बात समझ मारी है, दोबारा ज़रा सुनो। अगर पता चल जाए एक्शन कब से शुरू हुआ तो सिंस लगा दो। जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से 7 बजे से, सिंस 7 o'clock, ठीक है, सर्दियों से, सिंस विंटर्स। तो जब ये पता हो कि शुरुआत कहाँ से हुई तो मैं सिंस लगा दूंगा। और अगर मुझे ना पता हो शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ पर हुआ, लेकिन इतना मुझे पता है कि कितनी देर चला, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज़ बिन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पास्ट का कोई उठा लूँ एग्जाम्पल कि वह यहाँ पर 2 साल से रह रहा था,
ही हैड बिन लिविंग हेयर फॉर 2 years, 2 साल से रह रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सिंस और फोर का इस्तेमाल, तो यहाँ पर इन सभी सेंटेंस में सिंस और फोर भी आपको देखने को मिलेगा, सिंस या फिर फोर का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा, सिंस या फिर फोर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो एक बार जल्दी से जो मैंने आपको कराया उसकी रिवीजन में करा देता हूँ। मैंने आज आपको कराए हैं टेंसेस। टेंसेस में मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और फर्दर इनको 4 तरह की सब कैटेगरी में तोड़ा गया है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर मैंने बताया आपको कि कोई भी सेंटेंस दुनिया का हो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट वह व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु हो सकती है जो काम कर रही हो, कोई एक्शन कर रही हो, तो जो काम करे वो हो जाएगा सब्जेक्ट। वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने बताया वर्ब क्या होती है, वो एक्शन होता है, जो काम होता है, जो एक्शन है या फिर जो काम है उसे हम वर्ब बोल देते हैं। अच्छा, जिस पर ये एक्शन हो रहा हो या जिस पर इस एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वो भी अगेन क्या, नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बताया था, सचिन हिट्स द बॉल, तो सचिन इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, हिट्स यानी वर्ब हो जाएगा, और फिर द बॉल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें हिट्स लिखा हुआ है, तो कोई मुझे बताएगा इसका कि ये मेन वर्ब की बात मैं कर रहा हूँ या हेल्पिंग वर्ब की बात मैं कर रहा हूँ? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि बड़ा ही बेसिक सा लेक्चर था। जब मैं इसको बेसिक से एडवांस में हम जाएंगे तो मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अच्छी से अच्छी बात बताऊंगा इसके बारे में कि कहाँ पर इसमें क्या बदलाव आ रहा है, कैसे आएगा, कहाँ एक्सेप्शन है, किस तरह के, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर ज़रूर करना। और अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, फिर मैंने आगे क्या बताया आपको। मैंने बताया सबसे पहले आपको कि इसमें किस तरह की वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। तो मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल इनडेफिनिट, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें आपका फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आप करते हो सिर्फ एक जगह को छोड़कर, वो होती है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल अगर आपका आ जाएगा तब तो आपको सेकंड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ फर्स्ट फॉर्म से काम चल जाता है और वो बिल्कुल करेक्ट होता है। कॉन्टिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, चाहे किसी भी प्रकार का आपका टेंस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। परफेक्ट की बात करी जाए, हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करा जाएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करा जाएगा। और एच फैमिली, मैंने बताया था एच फैमिली ग्रामर में आपको टर्म नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको खाली समझाने के पर्पज़ से बताया कि एच फैमिली का जिक्र ज़रूर होता है थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, आपका फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, प्लस आईएनजी आता है। फिर मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब कैसे अलग करती है, क्योंकि देखिए आपने देखा था फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आ गई थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें भी आ रहा था, कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आ रहा था, तो दोनों एक तरह के सेंटेंस बन जाते। तो उनमें कुछ तो अंतर होगा, उस अंतर को कौन दिखाता है? वो दिखाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें आपकी हेल्प करती है, ठीक है। देखिए हेल्पिंग वर्ब कितनी हेल्पिंग नेचर की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है एकमात्र। फिर मैंने बताया डू और डज जो होती है वो होती है प्रेजेंट की, और फ्यूचर की होती है शैल भी, शैल और विल, क्लियर है। फिर मैं बताया कॉन्टिन्यूस में क्या होती है, वॉज और वर होती है, इज आर एम होती है प्रेजेंट में, और शैल भी विल भी होती है आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। फिर मैंने परफेक्ट में बताया हैड होती है किसकी, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, सिर्फ एक यही होती है हैड। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो दो हो जाती हैं, हैज़ और हैव हो जाती हैं। फिर मैंने बताया शैल हैव और विल हैव, ये होती है फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। ये दो तरह की होती हैं, इनमें से मैं जब टेंसेस कराऊंगा खोल कर पूरी तरह से तब मैं दोनों में अंतर बताऊंगा और इसके एग्जांपल्स भी भर भर के दूंगा ताकि दिमाग से कभी भी टेंसेस जाएँ ही ना, ठीक है। फिर आप क्या हम आ गए थे किस पर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर आ गए थे। तो मैंने बताया था हैड बिन पास्ट में होती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हैड बिन हेल्पिंग वर्ब होती है, एकमात्र यही होती है। और समय का जिक्र जरूर मिलेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, 95% केसेज में आपको क्या मिलेगा, समय का जिक्र जरूर मिलेगा। तो सिंस और फॉर के बारे में बात करेंगे, अभी इतना जान लीजिए। इसमें होती है हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड बिन, हैज़ बिन और हैव बिन होती है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और उसी तरह से मैंने क्या बताया था आपको, शैल हैव बिन और विल हैव बिन किसमें होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। और जो अंतर होता है ना शैल में और विल में, वही अंतर रहेगा शैल भी विल भी में, और वही अंतर रहेगा शैल हैव और विल हैव में, और वही अंतर रहेगा शैल हैव बिन और विल हैव बिन में, क्लियर है। जो मैं कराऊंगा आगे तो पता चल जाएगा आपको।
फिर मैंने बताया था सिंस और फोर का, जब समय का जिक्र होगा तो सिंस और फोर का इस्तेमाल कैसे होगा, जब आपको पता चल जाए वो काम कब से शुरू हुआ तो सिंस लगा दो, और जब ये ना पता चल रहा हो काम कब से शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, लेकिन ये पता हो कितनी देर तक चला तो फोर लगा दो। ठीक है, तो आज हमने ये सब पढ़ा। अब आपको करना ये है कि जो मैंने आपको एक काम दिया है कि आपको इसमें बताना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और अगर मुझे इस वाली वीडियो पर, इस वाली लेक्चर पर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इसके फर्दर पार्ट्स भी बनाऊंगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ठीक है, जितना आप ज़्यादा से लाइक करेंगे तो मुझे और ज़्यादा इसे इनकरेजमेंट मिलेगा और मैं इस पर और भी वीडियोस बनाऊंगा। और अगर इस पर लाइक्स कम आते हैं तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि इसमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इस पर फर्दर वीडियोस नहीं बनाऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आज यहाँ पर ही विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।